जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 5 मई और दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया के नेबरहुड से पर्टिनेंट, ये हिंदू में आया है, नेपाल के इकोनॉमिक क्राइसिस की यहाँ पे बात हो रही है। अब थोड़ी देखिए चिंता की बात तो है, बिकॉज अगर हम इंडिया के नेबरहुड की बात करें, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हर जगह ही बहुत मायूसी छाई हुई है, हर जगह ही इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो कितना गंभीर है नेपाल का इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या वो श्रीलंका जितना गंभीर है, ये बात हम यहाँ पे समझेंगे। और दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 2 और आर्टिकल्स इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, बिकॉज कल रेपो रेट में हाइक देखने को मिला था। रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट हाइक मिला, सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट हाइक मिला। तो अब उसकी बात करेंगे। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो यहाँ पे बात करेगी कि जो रेट हाइक है, जो रेपो रेट में हाइक देखने को मिला है, दिस वाज मच नीडेड। बहुत लंबे समय से जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो नोटेड कॉलमनिस्ट हैं, वो ये बात कह रहे थे कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये ट्रांजिटरी नेचर नहीं है। आखिरकार कब तक आरबीआई रेजिस्ट कर सकता है रेट हाइक को। तो इट इज़ अ वेलकम मूव। हालांकि कल मार्केट्स में भी हमने गिराव देखा। अगर हम बात करें 2% मार्केट्स में फॉल भी आया था। चलो फेडरल बैंक की अगर हम बात करें, यूएस के फेडरल बैंक की, वहाँ भी रेट हाइक देखने को मिला था 50 बेसिस पॉइंट का। तो ये सब बात करेंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल हिंदू में आया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, यहाँ पे बेसिकली जो बात एड्रेस करी जा रही है वो ये है कि कैसे, अब चलो मॉनेटरी पॉलिसी एज अ टूल तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई साइड मेजर्स को इंप्रूव करने के लिए क्या कोशिशें करी जा सकती हैं, खास करके जब एग्रीकल्चर गुड्स की बात करते हैं। तो ये 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो आप सबके पॉपुलर डिमांड पे हम फिर से लेके आ रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन सीरीज आपके प्रीलिम्स 2022 के लिए। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड टेक, इस सब के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्रीलिम्स से पहले शेयर किए जाएंगे। यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट होगा। तो जो शेड्यूल रहेगा इन लेक्चर्स का, आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जाके इसका शेड्यूल जरूर देखिए, और आपको इसको हम अपडेट करते रहेंगे। चलिए सो दोस्तों शुरू करेंगे। पहला आर्टिकल, इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स येस बट नो ब्रेकडाउन। देखिए नेपाल के इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें, देखिए नेपाल के इकोनॉमिक, देखिए नेपाल बहुत गरीब देश है ना। नेपाल कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी तो है नहीं। अभी देखिए 2015 में अर्थक्वेक भी आया था। ऑलरेडी इतना गरीब देश है, बहुत टाइम लगा नेपाल को अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अब पैंडेमिक आ गया 2 साल से। नेपाल की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, जैसे श्रीलंका की है। सर्टनली पाकिस्तान की इकोनॉमी तो टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, बट नेवरदलेस नेपाल के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्या वो इतने सीरियस हैं जैसे श्रीलंका के हैं? लगता तो नहीं है। यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि शायद इट वुड बी प्रीमेच्योर टू से कि नेपाल की स्थिति भी श्रीलंका जैसी है। अब अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें, दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर नेपाल। $18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट पहुंच चुका है इन द करंट फिस्कल। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की बात करें, देखिए किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। देखिए अब क्राइसिस इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो तंजानिया है, चाहे वो नेपाल है, अर्जेंटीना है, कोई भी कंट्री हो, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हर एक इकोनॉमी में आती रहती हैं। आफ्टर ऑल 1991 में हमारा भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है। सो दिस पोजेस अ वेरी ग्रेव रिस्क टू द नेपाल्स इकोनॉमी। नेपाल के जो सेंट्रल बैंक की हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 7% से भी ज्यादा ब्रीच कर चुकी है। सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो इमर्जिंग सिनेरियो की बात करें, देखिए अगर डेट टू जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा है नेपाल के लिए। दैट हैज क्रॉस्ड ओवर टू 40%, ठीक है। सो इट इज रीचिंग क्लोज टू 50%। तो बहुत जरूरी है कि सरकार के द्वारा जो एमएसएमई सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, उसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है, कैसे कंजम्पशन को रिवाइव किया जा सकता है, कैसे डिमांड फिर से क्रिएट की जा सकती है। तो कुछ मोहम्मद बिन तुगलक टाइप पॉलिसीज नेपाल में भी फॉलो करी गई हैं, कुछ जो थोड़ी ज़्यादा अनवाइज हम पॉलिसीज कहते हैं, जैसे श्रीलंका में भी हमने देखा था बहुत अजीबोगरीब पॉलिसीज फॉलो करी गई थी। तो नेपाल में भी इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करी गई है, बिकॉज चलो हर कोई कंट्री चाहता है कि भी अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब हम आत्मनिर्भर बने, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हम भी अपनी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नेपाल ने यह फैसला किया कि जी हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी लेके जाएंगे। तो इसके चलते बहुत सारे इंपोर्ट्स, एसेंशियल इंपोर्ट्स भी नेपाल ने बैन करने शुरू कर दिए। तो दैट हैज एक्सपोज्ड द स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी। तो आप अपने आप को पहले सक्षम बनाइए ना। आप अपने आप को एकदम से आप कह देंगे हम ये चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे जो एसेंशियल आइटम्स हैं, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है आपके पास? क्या वो चीजें आप खुद यहाँ पे बना रहे हैं? तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इन द शॉर्ट रन सरकार के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हैं, दे शुड बी असेस्ड फॉर मिनिमाइजिंग द एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक और बात देखने को मिलती है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी नेपाल में बहुत रहा है। ठीक है, तो पहले केपी ओली प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब नए प्राइम मिनिस्टर नेपाल में जो नेपाल के बने हैं, ठीक है, वो भी पीछे इंडिया भी आए थे ना। अब यहाँ पे ये भी बात देखने को मिली है कि जो नेपाल का सेंट्रल बैंक है, जो नेपाल राष्ट्र बैंक की बात करें, उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने की बहुत ज्यादा यहाँ पे बात सामने आई थी। और जो ऑटोनॉमी है नेपाल के सेंट्रल बैंक की, वो फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे थे जो नेपाल के जो सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं। यहाँ तक कि जो नेपाल के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनको भी निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इस सबको साइड पे रखना पड़ेगा अगर नेपाल ने अपनी इकोनॉमिक रिकवरी देखनी है। तो काफ़ी ऐसे मेजर्स नेपाल ने इंप्लीमेंट करे हैं कि इंपोर्ट बैन लगा दिया लग्जरी गुड्स के ऊपर, या वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया, लेकिन इस सबसे कुछ अभी फायदा नहीं हुआ है। तो क्लियरली और ज़्यादा इनको आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नेपाल की इकोनॉमी के लिए रहे। तो इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करेगा नेपाल को। देखिए अब नेपाल का बड़ा भाई है इंडिया, है ना, हमारे सिविलाइजेशनल लिंक्स है नेपाल के साथ। अब देखिए टूरिज्म नेपाल में चलो हर जगह, तो पैंडेमिक से तो हर एक इकॉनमी इंपैक्टेड रही है, तो चाहे इंडिया है, चाहे वो अर्जेंटीना है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो अमेरिका है, लेकिन टूरिज्म का नेपाल काफ़ी हद तक टूरिज्म पे डिपेंड करता है। अब जो फॉरेन रेमिटेंसेज है, जो भी टूरिस्ट आते हैं, वो भी पिछले 2 साल से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन चलो अब फिर से पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, है ना। नाउ अब इंडिया विल ऑब्वियसली गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प नेपाल। हमने श्रीलंका की भी बहुत हेल्प करी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर देउबा, नाउ ही इज अ नोन फ्रेंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और अभी वो पीछे जब इंडिया आए थे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट साइन करे गए थे और ऐसे बहुत सारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात करी गई थी। सो दैट इज अ गुड थिंग। इंडिया नेपाल के जो रिश्ते हैं, आपको याद होगा 2 साल पहले जैसे हम काला पानी डिस्प्यूट की बात करें, लिम्पी उधुरिया डिस्प्यूट की बात करें, तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं खास करके 2 साल पहले जब हमारी चाइना के साथ जब गलवान घाटी में लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे नेपाल ने भी काला पानी का इशू, तब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली थे, तो उन्होंने मुद्दा काफ़ी उछाला था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने। तो हमारे जब उस टाइम तो जो हमारे जनरल थे, जो चीफ ऑफ आर्म स्टाफ थे, जनरल एम नरवाने, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा लगता है कि नेपाल किसी और देश की कंधों पे ये तीर चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्लियरली वो जो इशारा था वो चाइना के टुवर्ड्स जा रहा था कि चाइना की इंकरेजमेंट से, ठीक है, चाइना की हल्लाशेरी से जो नेपाल है इस तरह के जो टारगेट इंडिया को कर रहा है और इस तरह के अननेसेसरी डिस्प्यूट्स लेके आ रहा है। तो चलो अगर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं तो वो सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन नेपाल बहुत ज़्यादा असर्टिव बनने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, नाउ अब ये मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है दोनों इंडिया और नेपाल के लिए कि जो भी डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स या जो भी ऐसे कन्फ्लिक्ट्स रह चुके हैं, जो भी ऐसे इरिटेंट्स रह चुके हैं, ठीक है, अगर नेपाल को लगता है कि जी इंडिया बुली करता है नेबरहुड में सब देशों को, ठीक है, अब नेपाल चाइना के पीछे लग के अगर उसको लगता है कि इंडिया सबको बुली कर रहा था, तो अब आज के टाइम में जब नेपाल को ज़रूरत है इंडिया की, तो अब अच्छा मौका है कि यहाँ पे डिस्प्यूट्स जो हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं। नाउ अनवाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, अनफॉर्चुनेटली रॉन्गली प्लेस्ड मेजर्स सच एज कर्बिंग द ऑटोनॉमी ऑफ, देखिए किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी को आप कर्ब करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छी बात तो नहीं है ना, कोई भी वो देश हो। और ऐसे इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। या तो अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आइए, ठीक है, आप अपनी इकोनॉमी में थोड़ा जॉब क्रिएशन क्रिएट करिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को स्केल अप करिए। आप ऐसे इंपोर्ट बैन लगा देंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब नेपाल हैज टू फोकस ऑन द नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल टू इम्पार्ट द राइट मोमेंटम टू एन इकोनॉमी विच इज ओवरली पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, अब नेपाल की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं, नेपाल में जो सरकार बनी है, तो अब वहाँ पे बहुत कोशिश करनी चाहिए कि कैसे लोगों की एस्पिरेशंस को मीट किया जा सकता है। फॉर्चुनेटली अगर हम ये बात देखें तो नेपाल को अब इस बात की समझ आ चुकी है कि जो चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वाली गेम है, तो चाइना के साथ दोस्ती कितनी खतरनाक हो सकती है। एक कुछ टाइम पहले हमने एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि अगर हम इंडिया के नेबरहुड की बात कर ही रहे हैं तो म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इवन नेपाल, इन सब ने चलो खुशी खुशी में चाइना के साथ हाथ तो बढ़ा लिया, दोस्ती तो कर ली, लेकिन चाइना के साथ दोस्ती हर किसी को महंगी पड़ी है ना। तो अब इस बात की समझ नेपाल को भी आ गई है। सो नेपाल इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रीअसेसिंग द रिस्क्स which it has taken in terms of the infrastructural projects which China had committed to Nepal. ठीक है, अब उसके बाद अगर हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस की बात करें, चेंजेस की बात करें, तो नेपाल के पार्लियामेंट ने रिसेंटली अभी $500 मिलियन का जो मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन का ग्रांट था जो अमेरिका ने दिया था वो अप्रूव करा। ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। देखिए अब इंडिया के लिए अगर बेशक इंडिया के नेबरहुड में अगर अमेरिका कुछ रोल प्ले कर रहा है तो वो इंडिया के फेवर में है, रादर दैन चाइना ट्राइंग टू इंटरफेयर इन इंडियाज नेबरहुड। और उसके साथ अब इंडिया भी हम देख रहे हैं यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत एम्बिशियसली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं इंडिया के इन सब देशों के साथ, इन सब ब्लॉक्स के साथ। तो अब इंडिया ये भी कमिट कर रहा है कि कैसे जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे कैसे कलेक्टिवली इंडिया यूके के साथ या इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। तो नेपाल भी इस इन्वेस्टमेंट एजेंडा में जरूर रहेगा। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड?
देखिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेपाल जो अपने इकोनॉमिक टाइज है इंडिया के साथ थोड़े सुधारे और थोड़ा इंटीग्रेट करे। देखिए कोई भी देश हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हर एक देश को चाहिए होते हैं, किसी भी देश में कभी भी क्राइसिस आ सकता है। तो नेपाल कैन लुक अप टू इंडिया। अब देखिए पड़ोसी देश है इंडिया, तो नेपाल का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में आया था। उसके बाद हमने अपनी इकॉनमी को ओपन अप किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड्स चले, पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे भी देश में रह चुके हैं। तो नेपाल बहुत कुछ सीख सकता है इंडिया से। तो ये मौका है नेपाल और इंडिया के पास कि अपने जो अपने डिस्प्यूट्स हैं, जो भी अपने डिफरेंसेस है उसको साइड पे रख के यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बातचीत की जा सकती है। और जो बिजनेस लीडर्स हैं इंडिया में वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, कैसे नेपाल में जाके और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सकती है, कैसे जॉब क्रिएशन वहाँ पे किया जा सकता है, ट्रेड को डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है। ये सब बातें यहाँ पे आती हैं। और एक बहुत अच्छी बात, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन नेपाल, तो कुछ पिछले हम 4-5 साल से देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है नेपाल में, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था कि इंडिया क्यों अपनी इतनी इंटरफेरेंस नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में दिखा रहा है। लेकिन अभी कंसेंसस बनाई, अभी एक कंसेंसस यहाँ पे दिख रहा है, जो बन रहा है अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन नेपाल, कि वी नीड टू इंक्रीज आवर फ्रेंडशिप विद इंडिया। चलिए दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, तो सोशियोलॉजी के 2023 के कोर्सेज हैं दोस्तों, 3 तरह के कोर्सेज हैं। आप इसकी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में भी देख सकते हैं जब आप डाउनलोड करेंगे। तो सोशियोलॉजी जो शेखर सर पढ़ाते हैं, तो सोशियोलॉजी विदाउट आंसर इवैल्यूएशन एक कोर्स है, सोशियोलॉजी विद आंसर इवैल्यूएशन एक विदाउट, एक विद आंसर इवैल्यूएशन, और एक सोशियोलॉजी का मेंटरशिप कोर्स भी है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, ईजी इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको पर्सनल, जो अगर मेंटरशिप वाले कोर्स की बात करें, इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिली जाएगी शेखर सर के द्वारा। तो अगर आप दोस्तों सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपके पास है, या अगर आप कंसिडर कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल को रखने के लिए, अगले साल आप अपेयर होंगे अपने एग्जाम में, तो दोस्तों अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला एडिटोरियल, फर्स्ट ऑफ द मेनी हाइक्स, सौम्या कांति घोष ने आर्टिकल लिखा है। अब रेपो रेट हाइक की बात करते हैं। देखिए अब रेपो रेट हाइक एंटिसिपेटेड था काफ़ी लंबे अरसे से। अब चलो आरबीआई के अगर हम गवर्नर की बात करें, उनका ये कहना था कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, दिस इज ट्रांजिटरी इन नेचर। लेकिन बहुत सारे जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि ठीक है चलो अभी हम पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी से आ रहे हैं, तो डिमांड तो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल इतनी नहीं आई है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि रेपो रेट हाइक बनता है। लेकिन चलो अब इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी के चक्कर में अभी वो नहीं किया। लेकिन अब आज जो कल बात हुई है, रेपो रेट हाइक हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव, विच इज़ अ वेरी प्रूडेंट मूव। देखिए एक ज़माना था, है ना, 2013 या 2014 की बात करें, तो उस टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। तो अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से हम लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। हम क्या, दुनिया भर के देश जो हैं, अगर चलो कल अमेरिका ने भी रेट हाइक करा है, लेकिन पिछले 2 साल से जब से पैंडेमिक आया, तो हर एक देश जो है, खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज हो या डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हो, वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है, जहाँ पे रेपो रेट को नहीं बढ़ाया जा रहा था, रेपो रेट को बल्कि थोड़ा कम रखा था। ठीक है, तो एक बात बताइए, रेपो रेट होता क्या है? ठीक है, उसकी डेफिनेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हैं। तो रेपो रेट को इंक्रीज करा गया है बाय 40 बेसिस पॉइंट, तो रेपो रेट अब 4.4% है। और सीआरआर यानी कि जो कैश रिजर्व रेशो है, उसको इंक्रीज किया गया है 50 बेसिस पॉइंट। तो सीआरआर क्या होता है? चलो सीआरआर की आपको डेफिनेशन बता देता हूं। दिस इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इट नीड्स टू मेंटेन एज लिक्विड कैश विद द आरबीआई। ठीक है, नाउ अब ये देखिए यहां पे कॉलमनिस्ट बात करें कि आरबीआई ने कि एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली बात है कि रेपो रेट भी बढ़ाया है, सीआरआर भी बढ़ाया है। तो इससे देखिए, अब कोई भी सेंट्रल बैंक हो किसी भी देश का, उसकी क्रेडिबिलिटी कब देखी जाती है, रेपुटेशन कब देखी जाती है? जब वो लिक्विडिटी ऑपरेशंस में एक्सपर्ट होते हैं, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ 6-7 सालों से हमने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम भी रखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम भी रखा हुआ है, जहां पे जो हमारी इन्फ्लेशन का रेंज है वो 2% से लेके 6% के बीच में है, यानी कि ±4%, यानी कि 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन और 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन, तो चिंता का विषय बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पे इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन 7% से भी ज्यादा ब्रीच कर चुकी थी, तो इस करके बहुत जरूरी था कि रेपो रेट में हाइक देखने को मिले। अब ये प्रैग्मेटिक डिसीजन है, बहुत वाइज डिसीजन है। तो अब देखिए सीआरआर का जो हाइक है, ठीक है, अब देखिए सीआरआर को हाइक करा है तो जो कैश है, अब देखिए लगभग 87,000 करोड़ ऑफ मनी जो बैंक्स है वो आरबीआई के पास पार्क करेंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी बात थी, बिकॉज द आरबीआई यूटिलाइजेस दिस टूल ऑफ सीआरआर टू सक द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, नाउ to be more precise, the liquidity inflows or to the financial system could be either policy induced by the central bank, तो policy induced यानी कि जो आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है, या नॉन पॉलिसी इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो सीआरआर है, अब अगर सीआरआर को बढ़ाया है, तो अगर आज लगभग 87,000 करोड़ रुपीस अगर आरबीआई बैंक से ले रहा है, अगर ये सारा का सारा पैसा बैंक्स आरबीआई में पार्क करेंगे, तो चलो अब
आज के टाइम पे चलो इन्फ्लेशन हाई है, तो कल के टाइम पे हो सकता है सिचुएशन थोड़ी बेटर हो, कल के टाइम पे हो सकता है कि और पैसा इंजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट हो इकोनॉमी के अंदर, यू नेवर नो, कल को कोई और वेव आ जाए कोरोना का, ठीक है, कल को फिर से कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये जो पैसा अगर आज आरबीआई उठा बैंक से ले रहा है, सब कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो कल को ये इंजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात है, इट्स अ प्रैग्मेटिक मूव कि अगर अभी इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा ब्रीच कर रही है तो कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन को आने दो 5% तक, 4% तक, तो उसके बाद ये पैसा वापस इंजेक्ट भी किया जा सकता है। अब ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, कल क्या हुआ, चलो कल मार्केट्स में भी थोड़ा हमने देखा कि बहुत एक बार हलबली मची हुई थी, कल 2% डाउन थी मार्केट भी, है ना। तो कल कितना ज़्यादा इसको लेके न्यूज़ आई थी कि जी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। उसके साथ के साथ अगर हम यूएस के फेडरल बैंक की बात करें तो 22 साल के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद अमेरिका ने भी 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करा, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं, बहुत सारे जो मेजर सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है ना, ये ट्रांजिटरी नेचर नहीं है, इसको अब इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता, इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है इन्फ्लेशन की, अमेरिका से लेकर इंडिया तक हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। नेपाल की भी हमने बात करी, नेपाल में भी 7% ज्यादा इन्फ्लेशन थी, ठीक है। नाउ इमर्जिंग इकोनॉमीज हैव बीन डबल हिट, द डेज ऑफ इजी लिक्विडिटी, जो आपकी लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, नाउ दैट इज वेल बिहाइंड। नाउ अब ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो रही है, तो बहुत जरूरी है जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज जो फॉलो कर रही हैं, तो ठीक है, खर्चा होगा। लेकिन अब यहां पे बहुत जरूरी है कि जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा सेंट्रल बैंक्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं, सप्लाई साइड इश्यूज कहां से एड्रेस किए जा सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी से, और जो डिमांड साइड इश्यूज हैं वो कहां से एड्रेस किए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो यहां पे सरकारों को भी थोड़ा अपना यहां पे इंटेंशन दिखानी पड़ेगी इमर्जिंग इकोनॉमीज के क्रॉस, ताकि कैसे जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं वो भी अब करेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए सजेशन आया है कि क्यों ना पेट्रोल और डीजल के दामों में रिडक्शन देखने को मिले। अब देखिए यहां पे तो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है, अगर तेल के दाम, चलो ठीक है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, ठीक है, चलो तेल के दाम तो पहले भी बहुत महंगे थे, अब लड़ाई के बाद और महंगे हो गए हैं, ठीक है, चलो काफी लंबे अरसे, दिवाली के बाद इलेक्शन जब तक नहीं होते तब तक तो तेल के दाम भी कंट्रोल में थे, लेकिन जब इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया, नतीजा आ गया, तो उसके बाद तेल के दाम भी बढ़ गए थे। लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई क्या करे, अब यहाँ पे तो सरकार ही कुछ कर सकती है, आरबीआई तो नहीं कर सकती कि वहाँ पे पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करी जाए, ये तो सरकारों का काम है, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल आता है। अब आने वाले समय में जो आपके लोन्स हैं वो भी ऑब्वियसली थोड़े आपको महंगे पड़ेंगे, जो आपकी ईएमआईज हैं ज्यादा महंगी भी नहीं, बट हाँ ये बात जरूर है कि रेपो रेट हाइक अब सक्सेसिवली होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो जरूर आएगा, अगर आप ईएमआईज दे रहे थे थोड़ा बहुत डिफरेंस, डेफिनेटली 3 से 4% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब अगर कंसिस्टेंटली रेपो रेट हाइक होता रहेगा तो डेफिनेटली जो आपके लोन्स हैं, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और महंगा होगा। तो बहुत जरूरी है कि अभी डिमांड भी पिकअप नहीं करी है, अभी डिमांड भी प्री पैंडेमिक लेवल जितनी नहीं हुई है, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सरकार जो है अपने जो फिस्कल साइड मेजर्स है, जो फिस्कल पॉलिसी है उसको भी करेक्ट करे, ताकि जो सप्लाई साइड शॉक्स हैं फूड और फ्यूल प्राइसेस में वो एड्रेस हो सके। चलिए दोस्तों, अगला एडिटोरियल ये भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल। तो ये आर्टिकल पुलप्रे बालाकृष्णन ने लिखा है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। तो यहां पे डिस्कोर्स ऑन इन्फ्लेशन की बात करते हैं। देखिए, अब जो डिस्कोर्स इन्फ्लेशन में है विच हैज बीन एंगेज्ड बाय द वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स, और यही जो एजेंडा है इन्फ्लेशन का वो हमारे भी आरबीआई ने भी, हमारे सेंट्रल बैंक ने भी अडॉप्ट करा है। नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस डिस्कोर्स इसके भी जो इन्फ्लेशन है, जब महंगाई होती है, दैट मीन्स के भी जो आउटपुट है आपकी इकोनॉमी का वो एक्सेस में है, ग्रेटर दैन द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट जितना होना चाहिए। चलो डिमांड बहुत बढ़ गई है आपकी इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ रही है, पैसा बहुत सर्कुलेट हो रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे डिमांड को देखा जा रहा है, लेकिन सप्लाई को क्यों नहीं देखा जा रहा। तो चलो अब सीधी सी बात है कि चलो अगर आप आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हैं, चलो देखिए अब हम अगर हम आम आदमी की बात करें, कॉमन मैन की बात करें, तो देखिए हमने तो हजारों करोड़ों का लोन नहीं उठाना होता बैंक्स में से, ठीक है। हमको क्या टेंशन होती है कि भाई तेल के दाम कितने हैं, खाने के दाम कितने हैं, ठीक है, खाना महंगा हो रहा है, सब्जी आलू की बात करें वो महंगा हो रहा है, दाल महंगी हो रही है, ठीक है, आपका तेल महंगा हो रहा है, हमारे लिए तो वो कंसर्न है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनका कंसर्न क्या रहेगा। डेफिनेटली अगर अब रेपो रेट हाइक होगा, बिकॉज अब अगर कोशिश करी जाएगी कि आउटपुट को, अगर आउटपुट एक्सेस में है उसको थोड़ा सा नेचुरल लेवल तक लेके आया जाए, तो डेफिनेटली अब जब रेपो रेट हाइक होगा तो लोन्स उठाने और महंगे होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, अगर उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे तो वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, रोक देंगे, बिकॉज डेफिनेटली अब जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए लोन तो उठाना पड़ेगा बैंकों में से, तो अब बैंक में से लोन ज्यादा महंगा पड़ेगा, ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा एज कंपेयर टू जब रेपो रेट हाइक नहीं हुआ था। दैट विल लीड टू व्हाट, कि जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो आउटपुट कम हो जाएगा, तो जो डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो लेकिन सिर्फ डिमांड साइड से इन्फ्लेशन को क्यों देखा जाता है, यहां पर यह बात
कॉलमनिस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि चलो आप डिमांड साइड से कंपोनेंट को देख रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चर गुड्स? तो यहां पे तो आप नॉन एग्रीकल्चर गुड्स का जो आउटपुट है वो आप कम करने की बात करें, उसकी डिमांड कंट्रोल करने की बात करें, लेकिन जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसका क्या? दाल की बात करें, हम सब्जी की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो ये सब चीजें तो महंगी हो रही हैं। इसको कैसे, यहां पे तो आरबीआई कुछ रोल नहीं प्ले कर सकती ना, तो यहां पे तो फिस्कल पॉलिसी आती है, क्योंकि अगेन सप्लाई साइड मेजर्स यहां पे आते हैं। और अगर आप आउटपुट को, चलो डिमांड बढ़ रहा है, आउटपुट की जो प्रोडक्ट्स हैं, आउटपुट अगर बढ़ रहा है, तो अगर आप आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली दैट विल हैव अ रैमिफिकेशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज अगर आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बट अगर यहां पे हम चेक करना चाहते हैं दोनों आउटपुट को, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। ठीक है, नाउ इन्फ्लेशन को क्या मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है? तो ये जो प्रोपोजिशन है कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज ड्यू टू एन ओवरहीटिंग इकोनॉमी, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या सही है कि नहीं है, यहां पे एक बात करी गई है। तो यहां पे जो कॉलमनिस्ट है जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है ये वाला, एक रिसर्च उन्होंने करी थी, और जहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया इन्फ्लेशन को, इंडिया में जो इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द इंपोर्टेड ऑयल। अब देखिए, अब ये जो रिसर्च इन्होंने करी थी, अब इस रिसर्च की फाइंडिंग्स के द्वारा तो ये बात तो पक्की है कि जो प्राइस है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के या इंपोर्टेड ऑयल के, यहां पे आरबीआई का तो कोई कंट्रोल नहीं आता। ठीक है, ये तो फिस्कल मेजर्स होते हैं। द ओनली रूट जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है वो है नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट को एड्रेस करने के लिए। अगर आपने डिमांड कंटेन करनी तो चलो वो नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अगर नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट को आप कंटेन करना चाह रहे हैं यूजिंग योर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, सो दैट वुड इन टर्न लोअर द ग्रोथ ऑफ द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स ऑल्सो। तो ये इनकी रिसर्च के, ये जो उन्होंने रिसर्च करी है, जो उन्होंने फाइंडिंग्स रिवील करी है, तो उसके हिसाब से उनको ये ऑब्जर्वेशन आई है कि जितना आप नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट को कंटेन करने की कोशिश करेंगे, उतनी जो डिमांड है फॉर एग्रीकल्चर गुड्स वो भी कम होगी। लेट मी रिपीट कि जो डिमांड है, अगेन प्री पैंडेमिक लेवल जितनी अभी डिमांड नहीं बढ़ी है। ठीक है, डिमांड अभी उतनी ज्यादा राइज नहीं करी है। नाउ एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स विल स्लो डाउन, सो विल इन्फ्लेशन, बट दिस विल कम एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? This will definitely hurt the farmers. This will definitely hurt the employment situation as well. Now, agriculture goods की अगर हम बात करें, जो focus है of the policy maker in India, now that should be on increasing the supply of the agriculture goods. Supply side issues को जो उसको address करने की यहाँ पे बात करी गई है, ये this will be a win-win situation. क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा फास्टर ग्रो करेगा तो इकोनॉमी एक्सपैंड कर सकती है विदाउट द वरी ऑफ इन्फ्लेशन। आइडली अगर सप्लाई साइड इश्यूज नहीं है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो फूड प्राइसेस जो हैं वो चेक में रहेंगे। ठीक है, फूड प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाएंगे, दैट विल डिक्लाइन। और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? देखिए, अगर आपको खाने के लिए अपने राशन के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़े, तो ही आपके पास पैसे सेव होंगे कि आप बाकी चीजें खरीद सकते हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चर गुड्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी डिमांड बढ़ेगी ना। ग्रोइंग पर कैपिटा इनकम, अब देखिए, अब इन जो पर कैपिटा इनकम है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अब पिछले 30-35 सालों में इंडिया में वो थोड़ा बेटर हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जो डिमांड है कंजम्पशन बास्केट की बात करें, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स फूड विच इज रिच इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब लेकिन सरकारें सिर्फ आटा और चावल ही बांटी जा रही है, लेकिन अब लोगों की डिमांड और है। अब रिच इन मिनरल्स एंड प्रोटीन की बात करें, हम मीट की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, मिल्क की बात करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई ऑफ दीज फूड्स हैज नॉट बीन इन प्रोपोर्शन दैट द डिमांड विच इज बीइंग जनरेटेड फॉर दीज फूड्स। तो अब फोकस क्या होता है सरकारों का? तो अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, तो उनका फोकस रहता है कि कैसे ज्यादा एक्सेस में वीट प्रोक्योर करी जाए, और जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका फोकस रहता है कि कैसे एक्सेस में राइस प्रोक्योर किया जाए। तो अभी भी वो वीट और राइस वाली बात होती है। अशोक गुलाटी भी बहुत बार अपने एडिटोरियल्स में कह चुके हैं कि भाई हम क्यों नहीं डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ वीट और राइस को ही इतना अट्रैक्टिव क्यों रखते हैं एमएसपी के फॉर्म में। तो ये बात हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वे फॉरवर्ड में देखिए, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर सप्लाई एट स्टडी इफ नॉट डिक्लाइनिंग प्राइसेस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, बिकॉज देखिए, फॉर पॉलिटिकल रीजंस जो ओनली कंसर्न स्टेट्स के लिए रहता है कि चलो जब बहुत बम्पर हार्वेस्ट होता है, जब सरप्लस में हार्वेस्ट होता है, तो जो ग्रेन्स हैं वो जितने ज्यादा दाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है एफसीआई के द्वारा, उतना बेहतर है। बिकॉज ऑब्वियसली उनको अपनी वोट बैंक की भी टेंशन रहती है। ठीक है, फार्मर्स एक बहुत बड़ी वोट बैंक उनके लिए बनती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो। अब लेकिन ये पॉलिटिकल रीजन जो है ये सप्लाई साइड इश्यूज क्रिएट करते हैं। एनी लास्टिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल वुड रिक्वायर प्लेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसको प्रायोरिटी देनी बहुत जरूरी है, ऑन अ स्टडी फुटिंग विद कंटिन्यूअसली राइजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो यहां पे एड्रेस करी गई हैं। बाकी दोस्तों, जाने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन, नाउ ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसका क्या आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एक तो आपने रेपो रेट की जो डेफिनेशन है वो कमेंट सेक्शन में बतानी है, छोटा सा होमवर्क है, और एक आपने इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अज्यूमिंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ये 2012 में आया था। तो ये ऑप्शंस हैं 4, ए रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, बी रेनफॉल इन विंटर ओनली,
सी एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, और डी अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। तो क्या सही आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल, नाउ मॉनेटरी पॉलिसी मैन्यूवर्स typified by the RBI's raising of the repo rate is not an efficient solution for an agriculture price driven inflation। क्रिटिकली एनालाइज करिए इसको 200 शब्दों में। तो भी जो आर्टिकल डिस्कस करा है वो आप उसको स्टडी करके इसमें से आंसर इजीली कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, इकोनॉमिक एडवर्सिटी फॉर नेपाल हैज क्रिएटेड द स्पेस फॉर कोर्स करेक्शन इन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। इसको एलैबोरेट करिए 200 शब्दों में। चलिए, तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।